नमस्कार दोस्तों। कल के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे पुर्तगालियों की रिलीजियस पॉलिसीज़ के बारे में। किस तरीके से वो पहले तो मुस्लिम्स का परसिक्यूशन करते हैं और बाद में हिंदुओं के साथ भी उसी तरीके का व्यवहार वो करना शुरू करने लग जाते हैं। इसी सिलसिले में ये होता है कि जो मुग़ल शासक अकबर रहते हैं वो क्या करते हैं, 1579 ईस्वी में एक लेटर भेज के पोर्टुगीज़ अथॉरिटीज़ को ये भेजते हैं कि आप अपने जो भी क्रिश्चियन जो भी धर्म गुरु हैं उनको हमारे यहाँ भेजिए। तो इसको एक अवसर समझ के पुर्तगाली जो होते हैं अपने 2 जेसुइट फादर्स को भेजते हैं जिनका नाम रहता है रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोसेरेटो। ये क्या करते हैं, 28 फरवरी 1580 में ये मुग़ल दरबार में पहुंचते हैं। तो ये आप क्या होता है कि 1579 ईस्वी में अकबर लेटर भेजते हैं और 28 फरवरी 1580 को जेसुइट फादर दो लोग हैं आपको, ये रोडोल्फो एक्वाविवा और दूसरे उनका जो आपका नाम है एंटोनियो मोसेरेटो। ये लोग आते हैं इस उम्मीद के साथ कि मुग़ल जो शासक हैं अकबर, इनको एक ही बार हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे और इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग पूरे भारत पे अपना शासन कायम कर देंगे। ये 3 साल तक रहते हैं लेकिन फिर ये वापस चले जाते हैं, उल्टे मुंह वापस चले जाते हैं। इनकी जो उम्मीद रहती है उस पर पानी फिर जाता है। दोबारा अकबर फिर 1590 ईस्वी में बुलाते हैं, सेकंड सेशन करते हैं ये, और थर्ड टाइम ये 1595 ईस्वी में लाहौर में परमानेंट सेटलमेंट के लिए ये पुर्तगीज़ अथॉरिटीज़ को बोलते हैं कि आप अपने धर्म गुरुओं को भेजिए। तो यहाँ पे आपके जो जेसुइट फादर हैं जेरोम जेवियर और इमैनुअल पिन्हेरो ये आते हैं। ये लोग परमानेंट मुग़ल कोर्ट में रहते हैं। इनके मन में भी एक रहता है कि हम लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर ही लेंगे मुग़ल शासक को क्रिश्चियनिटी में और भारत पे धीरे धीरे अपना एक छत्र राज्य कायम कर लेंगे। लेकिन ये कभी इनकी मंशा पूरी नहीं हो पाती है। इसी कड़ी में एक काम और होता है कि 1608 ईस्वी में आपके जो इंग्लैंड से ब्रिटिश आपके कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं आपके, ये अपने हेक्टर नामक जहाज से आते हैं। ये आते हैं तो पुर्तगालियों को बीच रास्ते में ही पता चल जाते हैं। इनको मारने की कई बार कोशिश की जाती है किसी तरह, लेकिन फिर भी ये मुग़ल दरबार में पहुंच ही जाते हैं। जब ये आते हैं उस टाइम इंग्लैंड के जो राजा थे आपके जेम्स I थे। ये एक लेटर लेके आए रहते हैं। जब ये वहाँ से चलते हैं तो उस टाइम जो लेटर लिखे रहता है वो अकबर जी के नाम पे लिखे रहता है, अकबर के नाम पे रहता है। लेकिन यहाँ पे आते हैं तो उस टाइम जहांगीर वहाँ पे गद्दी पे बैठे रहते हैं। तो ये लेटर में ये रहता है कि इनको जो ट्रेडिंग राइट्स है इंडिया के साथ करने दिया जाए।
विलियम हॉकिंस को ये जहांगीर से दरबार में न मिलने पाए, इसके लिए इमैनुअल पिनारो जो काफ़ी कोशिश करते हैं कि न मिलने दिया जाए जहांगीर से, लेकिन फिर भी विलियम हॉकिंस की मुलाकात जहांगीर से होती है। इनकी एक खासियत रहती है, इनको तुर्किश लैंग्वेज बहुत अच्छे से आते रहता है, मल्टीलिंगुअल रहते हैं ये, और इनके कब बिना ट्रांसलेटर के ये तुर्किश भाषा में बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, बात करने में ये काफ़ी निपुण रहते हैं। वैसे भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत मायने रखता है किसी भी फील्ड में, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो इस कम्युनिकेशन स्किल का ही विलियम हॉकिंस फ़ायदा उठाते हैं, और इनके बात से इतने प्रभावित होते हैं, कई सारे उपहार लेके भी ये आए रहते हैं, और इनके बाद से इतने जहांगीर प्रभावित होते हैं कि इनको 400 का मनसबदार दे देते हैं और 30,000 की सैलरी, और सूरत में ट्रेडिंग करने का एक परमिशन भी देते हैं। इसके साथ ही आर्मेनियन आपके क्रिश्चियन रहते हैं मुबारक साहब, उनकी बेटी से इनकी शादी भी करा दी जाती है। विलियम हॉकिंस की, विलियम हॉकिंस को, और कहीं ना कहीं जब ट्रेड राइट्स दिया जाता है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ जब दी जाती है, तो धीरे धीरे एक पुर्तगालियों में और मुग़लों के बीच, एक मुग़ल शासक के बीच धीरे धीरे वहीं से रंजिश की दीवार एक शुरू होती है, पैदा होने शुरू हो जाती है। विलियम हॉकिंस को कई बार मारने का पुर्तगाली प्लान करते हैं, और कहीं ना कहीं इन सबसे खींचते हुए 1611 में विलियम हॉकिंस रिटर्न बैक हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। बहुत ही मायूस होकर जाते हैं, लेकिन व्यक्ति को अपना प्रयास करते रहना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, 1612 ईस्वी में आपके कैप्टन बेस्ट आते हैं। कैप्टन बेस्ट जब आते हैं तो उनके साथ 2 आपके जहाज रहते हैं। जैसे विलियम हॉकिंस आते हैं तो उनके साथ जो जहाज, समुद्री जहाज का नाम हेक्टर है, तो जब कैप्टन बेस्ट आते हैं तो उनके साथ जो 2 जहाज होते हैं, 1612 में बेस्ट आते हैं, कैप्टन बेस्ट, इनके साथ 2 जहाज, दो आपके शिप रहते हैं। उसका नाम रहता है ओसिएंडर, मेन आपका ड्रैगन, ये काफ़ी फेमस नाम है। और पुर्तगालियों को जब पता चलता है तो सूरत के पास ही इनको रोकने की और मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये बहुत ही चालाकी से पोर्टुगीज जो भी आर्मी रहती है, नेवी फ्लीट जो भी थी, उनको ये हरा देते हैं। इससे काफ़ी जहांगीर इम्प्रेस्ड होते हैं, क्योंकि मुग़ल शासक एक चीज़ में कमज़ोर रहते हैं, जहांगीर भी स्पेशली, वो नेवी फ्लीट में। इस तरीके से धीरे धीरे कहीं ना कहीं यहीं से आपकी जो पुर्तगालियों का धीरे धीरे पतन का भी एक शुरुआत हो जाता है, और पुर्तगालियों की रंजिश इस कदर तक बढ़ जाती है कि 1613 ईस्वी में ये क्या करते हैं, सूरत तट के पास ही मुग़ल जो फ्लीट होता है और शिप्स, चाहे कार्गो बोल लीजिए, हाँ, इसको कैप्चर कर लेते हैं, और जितने भी कई सारे मुस्लिम्स को तो मार देते हैं, वर्कर्स को और सैनिकों को, और लूटपाट करते हैं, बहुत ही मतलब बुरी तरफ से, एक तरफ से जहांगीर की तरफ से डिस्टर्ब कर देते हैं पूरी तरह से। इसके लिए जहांगीर क्या करते हैं फिर, अपने जो वहाँ के आपके कमांडर, वहाँ के जो गवर्नर होते हैं, जो भी चार्ज होते हैं सूरत पोर्ट के, उनका नाम रहता है मुकारब खान को भेजते हैं कि आप जाके इनसे पूरा कॉम्पेंसेशन वसूलिए। और इस तरीके से जहाँ मतलब मुग़लों का और पुर्तगालियों के बीच धीरे धीरे एक रंजिश बढ़ने शुरू हो जाती है। हद तो तब हो जाती है जब आपके शाहजहाँ, जब ये शहंशाह रहते हैं, आपके मुग़ल शहंशाह, तब एक काम ये कर देते हैं कि जो मुमताज़ महल होता है, मुमताज़ महल आपका, उनकी जो 2 दासियाँ रहती हैं आपकी, उनको ये 1632 ईस्वी की घटना है,
उनको ये कैप्चर कर लेते हैं, बंधक बना लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। इससे शाहजहाँ इतना गुस्सा होते हैं कि वो कासिम खान जो वहाँ के गवर्नर होते हैं उनको बोलते हैं कि सीधा इनको बाहर यहाँ से भगा दो। ये बंगाल के गवर्नर रहते हैं, इनको सीधा बोलते हैं कि पुर्तगालियों को पूरा एकदम हटा दो वहाँ से। सतगांव और हुगली दो जगह से पूरा एकदम को पूरा हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है। हजारों सैनिक मारे जाते हैं, 400 से भी ज़्यादा बंधक बना के कैद करके उनको आगरा लाया जाता है। और यहाँ तक कि उनको एक स्पेशली बहुत ही हाई लेवल का प्रोसिक्यूट किया जाता है कि आप या तो मुस्लिम धर्म को कबूल कर लीजिए या फिर आपको जान से मार दिया जाएगा। कुछ तो कन्वर्ट करते हैं अपने आप को, फिर धीरे धीरे फिर उतना उस लेवल का नहीं करते हैं ये लोग परसिक्यूशन जिस लेवल का पुर्तगाली करते हैं इंडियंस के साथ, चाहे हिंदुओं के साथ कर रहे हो चाहे मुसलमानों के साथ कर रहे हों। सतगांव और हुगली में ये एक और गलत काम ये कर रहे होते हैं कि धीरे धीरे अपना बेस जब बनाते हैं, इनको परमिशन फरमान मिले रहता है 1579 ईस्वी के आसपास। तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे वहाँ पर अपना ट्रेड में मोनोपोली, अपना अलग अलग तरीके से टैक्सेस वगैरह सब कलेक्ट करने शुरू कर देते हैं। जैसे सॉल्ट के ऊपर अपना मोनोपोली एकाधिकार कायम कर लेते हैं, टोबैको के ऊपर, तंबाकू के ऊपर ये टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं। एक काम और ये बहुत ही गलत करते हैं, वो था चाइल्ड चिल्ड्रन का जो स्लैब, छोटे छोटे बच्चों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, इन लोगों को क्या करते थे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके फिर इनको दास बना के बेचना शुरू कर देते थे, बेचते थे। ये सब कई तरह के ये गलत काम करते थे। इस तरीके से क्या हुआ कि इनका जो एक इम्प्रेशन था धीरे धीरे पूरा एक ख़त्म होने लगा, छवि इनकी खराब हो गई। आए तो थे ये व्यापारी बन के, लेकिन ये एक क्या बोलते हैं, इनकी एक छवि लुटेरे की तरफ रह गई। और बाद में धीरे धीरे सिर्फ बे ऑफ बंगाल के पास, बंगाल की खाड़ी के पास सब लूट के समुद्री जहाज़ों को एक लुटेरे की तरह जिंदगी बिताने लगे। तो ये आपका हो गया उनका पतन का कारण। अब समझ लेते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या थी, क्यों पतन के कई कारण थे। कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिख देता हूँ। इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस तो पोर्टुगीज का इतना ही है कि सिग्निफिकेंस में आप कह सकते हैं कि शिप बिल्डिंग में काफ़ी माहिर थे, मल्टी डेक जो मल्टी लेयर्ड आप कह सकते हैं शिप, कई तल वाले शिप होते थे इनके। इसके अलावा आपका बम बारूद में, गन में, कैनॉन्स में, इन सब में काफ़ी एक्सपर्ट थे। इसके अलावा आप क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन में बहुत ही, मतलब ये इन्होंने गोथिक शैली इनको कहा जाता है, गोथिक शैली में काफ़ी इनका जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में गोथिक शैली में काफ़ी जो जिस शैली में ये कंस्ट्रक्शन करते थे उसको गोथिक शैली कहा जाता है। इसके अलावा वुड वर्क आपको मिलेगा, स्कल्पचर मिलेगा। गोवा में आप गिरजाघरों में जाएंगे तो आपको आज भी वहाँ पे वुड वर्क वगैरह सब देखने को मिलेंगे। पहला प्रिंटिंग प्रेस भी यही खोले थे। तो बहुत सारे इनके कंट्रीब्यूशंस भी हैं, ऐसा नहीं है। और पतन होने के कारण फॉल, डिक्लाइन, सबसे पहला तो ये था कि ब्राज़ील की खोज के बाद कहीं न कहीं वहाँ पे कॉलोनी ये लोग अपना बसाने लगे। दूसरा चीज़ ये हो गया कि मराठा आपके इनका ये काफ़ी तेज़ी से, उसके बाद इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी तेज़ी से आपका वहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ। क्योंकि ये क्या हुआ, 1683 ईस्वी में मराठा, 2 बार इनकी लड़ाई हुई मराठा की और पुर्तगालियों की। 1683 ईस्वी में गोवा मराठा इनसे कैप्चर कर लिया और 1739 ईस्वी में बसीन कब्जा कर लिए। तो ये आपके और इसके अलावा कहीं न कहीं इजिप्ट, पर्सिया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग
लीडरशिप आया, जिसके चलते फिर धीरे धीरे इनका जो इन्फ्लुएंस हो ये कम होने लगा। चौथा एक चीज़ और है, चीटिंग, बहुत बड़ी डिसऑनेस्ट थे ये। अब बिजनेस में डिसऑनेस्टी इन ट्रेडिंग, बहुत चीटिंग करते थे। पांचवा रीज़न आप कह सकते हैं जो इसके बारे में इनका मतलब का रिलीजियन पॉलिसी जो कह सकते हैं, रिलीजियन पॉलिसी आपका मेन था इनका। रिलीजियस पॉलिसी बहुत ही रिसेंटफुल था इनका। कहीं ना कहीं इनकी रिलीजियस पॉलिसी के चलते ही इनका इमेज बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ और अल्टीमेटली ये तो समुद्री लुटेरे बनकर रह गए। ये आपके मेन रीज़न है जिसके चलते इनका धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ। और ये आप सारी चीज़ जो भी मेन पॉइंट्स हैं मैंने अपने तरफ से कवर किया है अभी तक। जो भी 4 वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप इसको मेरे चारों वीडियोस को आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। कहीं कोई अगर कमी रह जाएगी तो मैं धीरे धीरे और भी कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश है कि आप मेन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि इसको समझने के बाद ही फिर इनके बाद ऐसा नहीं है, फिर डच आए, फिर फ्रेंच आए, फिर उसके बाद ब्रिटिश भी आए धीरे धीरे। ये सब भी मैं धीरे धीरे वीडियोस बनाऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।